जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम ऑफ झारखंड में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए इस वीडियो में समान अध्ययन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से कई प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हम लोग इस तरह से कंटिन्यू वीडियो करते रहेंगे। जैसे क्लास 1 आज पहला है। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो इस तरह से मेरे चैनल में जो भी विद्यार्थी जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि जो भी गरीब परिवार से है, जो कोर्सेस नहीं ले पाते हैं, उनको एक अच्छा तैयारी करने का मौका मिल सके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और जो ऐसे छात्र हैं जो मुझे देख रहे हैं, उन सभी छात्रों को मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड में किसी तरह के भी नौकरियां का विज्ञापन आता है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं होगी उन सभी परीक्षाओं की तैयारी भी आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को वॉच करें और सब्सक्राइब करके रख लें, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी मेरे द्वारा वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग भारत के राज्य व्यवस्था जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद आज का टॉपिक हम लोगों का है राष्ट्रपति। इसी पे हम बात करेंगे आज। लेकिन कि राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ने से पहले भारत की जो राज्य व्यवस्था है एवं संविधान है, इस पर थोड़ी सी हम लोग आज चर्चाएं करेंगे, तब जाके आपको राष्ट्रपति समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग सभी कोई जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे संविधान के द्वारा भारत में शासन चलाया जाता है, शासन व्यवस्था चलाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे सर्वोपरि जो होता है वह संविधान होता है। क्या होता है? संविधान होता है। और इस संविधान का 3 अंग होता है। इस संविधान में जो होता है वह 3 अंग होता है। पहला अंग जो होता है वह सांसद होता है। सांसद होता है। पहला अंग सांसद होता है। दूसरा अंग जो होता है इसका
वह होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका। और तीसरा अंग जो होता है वो होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका। और चौथा स्तंभ जो हम लोग संविधान का बोलते हैं, वह चौथा स्तंभ और स्वतंत्र स्तंभ होता है, वह होता है पत्रकारिता या मीडिया बंधु जो होते हैं, वह चौथा स्तंभ संविधान का माना गया है और वह एक स्वतंत्र स्तंभ है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे राष्ट्रपति के ऊपर, तो वो राष्ट्रपति जो है इसी सांसद को 3 भागों में विभक्त किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है इस सांसद को। आगे हम लोग समझते हैं 3 भागों में इसको कौन कौन से भागों में बांटा गया है संसद को। तो सांसद का 3 भाग, पहला में आ जाता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। दूसरा में आ जाता है राज्यसभा। और तीसरा में आ जाता है लोकसभा। ये सांसद के 3 भाग होते हैं, जो कि हम लोग पहला भाग पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं सीधे एग्जाम में, बस उन बिंदुओं पे हम बात करेंगे और उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम में सीधी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए दोस्तों, इतना हो गया। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राष्ट्रपति। आज का टॉपिक हम लोगों का जो है वह राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति जो होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट बिंदु है कि राष्ट्रपति होगा, यह किस भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में। सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे दोस्तों इस तरह का। आप वीडियो में बने रहें। इस तरह से आपको प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज वीडियो दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी कि समस्त कार्यपालिका, जितने भी कार्यपालिका, संसद के जितने भी कार्यपालक होंगे, उसका सभी का शक्ति किस में निहित होगा, तो राष्ट्रपति में होगा। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है। अब अनुच्छेद 54
अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, उसका चुनाव होता है, लेकिन कि उस चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन, यानी कि सांसद में जो दो सदन होता है, और जैसे हम बताए पहले कि सांसद के 3 भाग हैं। 3 भाग में से एक राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति था एक में, और दूसरा में था राज्यसभा और तीसरा में था लोकसभा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सांसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों यहाँ के क्या होंगे? दोनों के निर्वाचित जो सदस्य होंगे, और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही शामिल इसमें हो सकते हैं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो चुना गया सदस्य होता है या मनोनीत किया गया जो सदस्य होता है, और विधान परिषद, जो राज्य में विधान परिषद होते हैं, उस राज्य के विधान परिषद का जो सदस्य होता है, वो दोनों सदस्य क्या होते हैं? 2 तरह के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 55 3 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमण्य मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका मतदान जो होता है वो गुप्त तरीके से होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों को जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता भारत के नागरिक, अर्हता मतलब हो जाता है उसकी योग्यता। राष्ट्रपति कैसा व्यक्ति एक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो वो हो जाती है उसकी अर्हता या उसकी सदस्यता। ठीक है दोस्तों, तो भारत का वह नागरिक हो और उसकी आयु सीमा, उम्र जो है वह 35 वर्ष पूरा हो चुका हो तथा लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, यानी कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की आपका योग्यता बताई गई। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्ताव व 50 अनुमोदक होने चाहिए। इतना चीज़ आपको राष्ट्रपति बनने के लिए होना चाहिए। आगे हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति किस किस समय में कौन कौन राष्ट्रपति बने थे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम। जैसे कि भारत का आप जानते हैं कि सबसे पहला जो राष्ट्रपति बना था वह था हमारा
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका पीरियड था 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। यानी कि बात करें 62 तक, तो ये लगातार 3 बार तक राष्ट्रपति बने रहे थे, राष्ट्रपति पद पर। और अगर व्यक्ति के अनुसार देखें तो ये 1 नंबर के थे। दूसरे नंबर में राष्ट्रपति जो बने वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि ये पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक यह अपने पद पर रहे। ये चौथे कार्यकाल के अनुसार यह चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, और व्यक्ति के अनुसार यह दूसरे नंबर के थे। तो इस तरह से आप देख लेंगे। हम धीरे धीरे पार करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तीसरे नंबर में जाकिर हुसैन थे। चौथे नंबर पे वाराहगिरी वेंकट गिरी थे। इसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह था, जो कि कार्यवाहक के रूप में, ये दोनों कार्यवाहक के रूप में थे, इसलिए उसका व्यक्ति के आधार पे नहीं गिनती हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा डैश डैश कर दिया गया है। और इसका जब कार्यवाहक के रूप में कोई भी राष्ट्रपति होता है तो उसका पीरियड की भी गिनती नहीं की जाती है दोस्तों। आगे हम बात करें तो वाराहगिरी वेंकटस गिरी ये कार्यवाहक पहले रह चुके थे, और फिर जब यह बने 24 अगस्त 1969 को, तो यह चौथे नंबर के राष्ट्रपति बने। 5वें नंबर में डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद बने। इसके बाद बीडी जत्ती कार्यवाहक के रूप में रहे। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी। इस तरह से ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। आपको पहला, दूसरा और तीसरा, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको 3 ही याद रखने हैं, और उसका पीरियड भी याद कर लीजिएगा, और कितने नंबर के व्यक्ति थे, और उसका कार्य अवधि के अनुसार वह कितने नंबर के थे। और अंतिम का आपको 2 याद रखना है दोस्तों। तो अंतिम में आपका, जैसे कि अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है, और द्रौपदी मुर्मू से पहले जो राष्ट्रपति थे वह रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद थे, जो कि 25 जुलाई 2017 से, इसमें तो अब तक लिखा है दोस्तों, लेकिन कि इसमें अब तक के जगह में 2022 हो जाएगा, और 2022 तक वह अपने पद पर रहे। 2022 में हम राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू का चयन हुआ दोस्तों। तो 14वें नंबर के ये व्यक्ति के आधार पर अगर देखें तो रामनाथ कोविंद जो थे वह 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और समय के अनुसार देखें तो यह 16 नंबर के राष्ट्रपति थे। समय के अनुसार 16, और व्यक्ति के अनुसार देखें तो 14। और द्रौपदी मुर्मू जो थे, यह हो जाएगा 16 और 17 हो जाएगा। 16 तो था समय के अनुसार, पीरियड के अनुसार, और 15 हो जाएगा व्यक्ति के अनुसार दोस्तों। और इसका समय हो जाएगा 2022 से अब तक ये राष्ट्रपति पद पर अभी हैं।
और अगर महिला की बात करें तो पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी और यह दूसरा द्रौपदी मुर्मू महिला से दूसरा राष्ट्रपति बनी है। आगे राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को जो मतलब चुनाव जो उनका होता है, चुनाव लड़ने के लिए उसको 1.5 लाख रुपया जमा करने पड़ते हैं। 15,000 रुपया जमा करने पड़ते हैं। और अगर वह वैध मत यानी कि वैध मत की बात करें तो 1/6 प्राप्त मत से वो अगर कम लाता है तो उसकी ये राशि जब्त कर ली जाती है। दोस्तों सिर्फ ये आप समझिए और जान लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में शायद इसको नहीं पूछा जाता है, और पूछ भी दे कि कितने मतों से उसकी जो जमा राशि होती है चुनाव के समय वह समाप्त हो जाती है। वैध मतलब कितने लाने होते हैं तो 1/6। अब बात करेंगे अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में दोस्तों देखो कि इसमें साथ ही साथ हम अनुच्छेद का भी पॉइंट लेते जा रहे हैं। इस तरह से आपको अनुच्छेद भी याद होते जाएगा। 1956 सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि ग्रहण करने से 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहेगा। ये किस में कहा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 56 में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 56 का ए में क्या कहा गया है, क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति का त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। यानी कि ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। ये लोकसभा अध्यक्ष को क्या करता है? तुरंत देता है। अनुच्छेद 56 का 2 क्या कहता है? 56 में क्या बोला कि वह 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। 56 का क में बोला कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति उसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगी। और 56 का 2 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। ये किसी भी निर्वाचन की पात्रता निर्धारित कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 57 में बोला गया है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट संशोधन जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। सॉरी दोस्तों, देखते जनसंख्या से है। अब इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन देख लिए हम लोग, कब हुआ था? संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, कि हुआ था 1971 में। इसके बाद 84वां संविधान संशोधन 84 में जो कि 2001 अधिनियम दिया गया है। इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 59 का ए के अनुसार यदि सांसद के किसी सदन द्वारा
किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसे उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अनुच्छेद 60 कहता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप वर्णन है, यानी कि वह शपथ जो ग्रहण करेगा राष्ट्रपति, उसी से अनुच्छेद 60 वर्णित है। और इस राष्ट्रपति का वेतन जो होता है दोस्तों, वह 5 लाख रुपया होता है प्रति महीना। भारत के राष्ट्रपति का शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका शपथ ग्रहण भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कराया जाता है या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण दिया जाता है। आगे हम लोग बात करें कि 56 का अनुच्छेद 56 का ख के बारे में। इसके अनुसार राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है, यानी कि इसको इसके पद से हटाने के लिए ये किस में वर्णित है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उसके पद पर महाभियोग लाकर हटा सकते हैं या किस अनुच्छेद में है, तो 56 का क में है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रतिक्रिया का पूरा उल्लेख मिलता है, तो किसमें, ये 61 अनुच्छेद 61 में। 61 का 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में प्रविष्ट नहीं, यानी कि कोई सबूत आपके पास जब तक नहीं हो तब तक आप ऐसा उस पर आरोप नहीं लगा सकते, जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित हो, यानी कि 14 दिन के अंदर आपको ये प्रस्तावित करना पड़ेगा। इस 14 दिन के अंदर अधिसूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी कि इतना आपको करना होगा, तब आप उसके पद से हटा सकते हैं राष्ट्रपति को, अन्यथा नहीं हटा सकते हैं। अब अनुच्छेद 62 की अगर बात करें हम, तो अनुच्छेद 62 में के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्त या राष्ट्रपति के मृत्यु या त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त जो पद हो जाता है, तो उसे निर्वाचन या रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 महीना के भीतर में उसका पुनः निर्वाचन हो जाना चाहिए, चाहे वो मर गया हो, त्यागपत्र दिया हो, किसी प्रकार कोई भी स्थिति हो, तो 6 महीना के अंदर आप उसका चयन करना पड़ेगा। इसके बाद अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये 77 कहता है कि भारत में जितने भी कार्यपालिका होते हैं, वो सभी उत्तरदायित्व कौन होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अब 78 अनुच्छेद में कहता है कि 78 अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित हैं, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से डायरेक्ट संपर्क में रहेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 86 में सांसद के सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है, यानी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद में कभी भी वह जाके अभिभाषण कर सकता है। इसके बाद
अनुच्छेद 87 का ए के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेदन संसद को दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को अभिभाषण करेंगे। ये प्रस्तावित है दोस्तों। इसके बाद अनुच्छेद 108 की अगर बात करें तो इसके तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 100 दोनों सदन का बैठक कब बुला सकता है? अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो 108 में। 111 अनुच्छेद में क्या है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में जो विधेयक पारित होता है, कोई भी कानून लाता है या कोई भी बिल लाता है तो उसे पारित करता है, वो सारी चीज़ें वर्णित किस में होती है? तो 111 अनुच्छेद में। अब हम लोग बात करें अनुच्छेद 123, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। वह किसी भी बिल पर या किसी भी नियम पर या किसी भी कानून पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की भी शक्ति प्रदान होती है, यानी कि वह किसी का जो दंड है, जो कि न्यायालय ने दंड लगाया है, उस दंड को माफ़ करने की अगर शक्ति है तो वह राष्ट्रपति के पास होता है दोस्तों। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श का अधिकार दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय क्या करता है? उसको परामर्श देता है, यानी कि सलाह देता है। अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना, नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, यानी कि ये जो तीनों सेना होते हैं हमारे देश में, ये तीनों सेनाओं का जो प्रधान सेनापति जो होता है वह हमारा देश का राष्ट्रपति होता है दोस्तों। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। देखिए, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व हमारा राष्ट्रपति करता है, लेकिन कि नेतृत्व जो करता है वह प्रधानमंत्री करता है, पीएम करता है दोस्तों। लोकसभा का जो सदस्य जो चुन के आता है और जिसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है लोकसभा सदस्य से, वही नेतृत्व करता है, लेकिन ये प्रतिनिधित्व करता है कौन? राष्ट्र के प्रति हम बता रहे हैं, वह राष्ट्रपति करता है दोस्तों। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है दोस्तों। तो ये थी आज का वीडियो दोस्तों। आप लोगों को अगर पसंद आया होगा ये वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी इस तरह की वीडियो आए वह सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इसका लाभ लें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें। एक लाइक कर देने से आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। लाइक कर दें और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमें मेरा मेहनत का फल मिल सके। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। बस आपसे यही चाहते हैं कि आप लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति के ऊपर। और दोस्तों बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं, झारखंड के जितने ऑल एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी की तैयारी कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और जो भी नोटिफिकेशन, किसी भी वैकेंसी का अगर नोटिफिकेशन निकलता है, चाहे वह जिला वाइज हो या राज्य वाइज हो, सभी का आपको जानकारी
इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जोहार, धन्यवाद।